हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर सॉल्यूशन है वो इस समय चल रहा है अपने, और इसमें आज का जो ये लेक्चर है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं जो विलयनों द्वारा नॉर्मली दर्शाई जाती हैं। उनमें से जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इन तीनों चीजों को अच्छे से अपने को क्लियर करना है, पूरी बात को समझना है, और नोट्स वगैरह वो साथ साथ आप लेते ही हैं, उसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या मतलब होता है ये सबसे पहले समझना अपने को। तो जैसा कि देखो इसका नाम बता रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी विलयनों के ऐसे गुण हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या कितनी है, उस पर डिपेंड करेंगे ये, इसलिए इनका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। यही बात यहां पर डेफिनेशन में लिखी गई है कि विलयन के वे गुण जो विलय कणों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करते हैं। सापेक्ष संख्या का मतलब यह है कि टोटल जो विलयन है उसके सापेक्ष विलय के कितने कण हैं, तो विलय के कणों की संख्या पर ये गुण निर्भर करेंगे। तो विलय के कणों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करते हैं ये, विलय की प्रकृति पर नहीं। यानी विलय के जो कण हैं उनकी नेचर क्या है, वो ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं, सहसंयोजक हैं, आयनिक हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये जो गुण हैं वो केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करेंगे, उनकी नेचर या प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। तो ऐसे जो गुण हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन के बाद देखो बात अपन यहां पर कर रहे हैं कि विलय कणों की सापेक्ष संख्या, इसका मतलब वो सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि वो विलय की सांद्रता, विलयन में जो विलय की सांद्रता है उस पे डिपेंड कर रहे हैं सीधे सीधे। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो समानुपाती है विलय की सांद्रता के। विलय की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, विलय के कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान उतना ही अधिक होगा। अब विलयनों की जहां तक बात है तो सामान्यतः जो विलयन है वो विलयन सामान्यतः निम्न 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाते हैं। मोस्टली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलयनों द्वारा दर्शाई जाती हैं। वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उनसे परिचित हो जाते हैं हम। पहले नंबर 1 पे है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपोराइजेशन। इस टॉपिक से वैसे पहले हम राउल्ट नियम हमने पढ़ा है, उसमें ये पहले अपने आ चुका है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अगर आपको अच्छे से ध्यान में नहीं है तो जो राउल्ट नियम वाला जो लेक्चर है वो एक बार आप पहले जरूर रिवाइज कर लें, उसकी यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, उसी को अप्लाई करेंगे यहां पर हम, तो वो पहले से अपने ध्यान में होना बहुत जरूरी है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलयनों द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हो जाएगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो सॉल्यूशंस हैं, विलयन हैं, उनके द्वारा नॉर्मली ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दर्शाई जाती है। चलिए ये बात हो गई अपने बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। ये विलय के जो सांद्रता है उसके समानुपाती है, और विलयन ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाते हैं। अब
आगे अपन क्या करेंगे, एक एक अणुसंघ के गुण धर्म को लेकर के और उसको अच्छे से समझेंगे कि विलयनों में वो अणुसंघ के गुणधर्म क्यों दर्शाया जाता है, किस पे डिपेंड करता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां उसको काम में लेते हैं। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले अपने आ जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखो राउल्ट नियम के समय आपको यह बात बताई थी कि आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब होता है। दो शब्द हैं उसमें, वाष्प दाब अवनमन और एक होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब अवनमन का मतलब तो होता है वाष्प दाब में कमी। जैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, शुद्ध विलायक, राउल्ट नियम में हमने समझा था, पढ़ा था कि शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील विलय मिलाएं, जैसे जल में हम नमक मिलाएं तो वाष्प दाब में कमी आती है। यह क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जो विलायक की ऊपर की सतह है उस पर पहले सारे के सारे अणु हैं वो विलायक के थे, अब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने से बीच बीच में कुछ कण वहां पर अवाष्पशील विलय के आ गए और वो वाष्प में बदलता नहीं है, तो बनने वाली वाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है और वाष्प दाब घट जाता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वाष्प दाब में कितनी कमी होती है, जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए हमने कह दिया, विलायक के लिए ए अपन काम में लेते हैं, PA0, ये हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, यानी वो विलयन बन गया, उसका वाष्प दाब घटकर कितना रह गया वो इसमें से घटा देंगे अपन। तो इन दोनों का जो अंतर है वही दरअसल क्या हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन, डेल्टा पी हो गया। ये डेल्टा पी के लिए हमने क्या किया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया। तो ये तो है वाष्प दाब अवनमन। अब अगला स्टेप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन इससे कैसे आता है कि ये जो वाष्प दाब अवनमन है, यदि इसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें तो वो हो जाएगा शुद्ध विलायक की तुलना में कितनी कमी हुई, इसमें उसके सापेक्ष कितनी कमी हुई। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का, इसमें मैं अगर भाग दे दूं PA0 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, तो अब ये क्या हो गया, अब इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यह फर्क है अवनमन में और आपेक्षिक अवनमन में। शुद्ध विलायक में से विलयन का घटा लेते हैं वो तो वाष्प दाब अवनमन हो जाता है। उसमें यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग देते हैं तो उसकी तुलना में कितनी कमी हुई वो हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये चीज रिवाइज की है हमने, ये पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, राउल्ट नियम में हमने ये पढ़ा था कि जो दो तरह के दो पार्ट पढ़े थे उसके हमने, और उसमें से एक पार्ट ये था कि जो विलय मिलाते हैं अगर वो अवाष्पशील है तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन होते हैं उनका आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समान होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसी बात को लेकर हमें यहां आगे बढ़ना है। तो वो जो राउल्ट नियम की ये जो बात है, ये देखो यहां फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, यानी वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। किसके बराबर होता है ये, विलय के मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये जितने भी सिंबल काम में लिए समझ लिए हमने, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लें इनको। PA0 है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PA है वो विलयन का वाष्प दाब है, XB है वो विलय का मोल प्रभाज है। देखो यहां एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कई बुक्स में क्या होता है कि यही बात आपको ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट।
बराबर x2, ऐसे भी ये लिखा हुआ हो सकता है। बात एक ही है, यहां हमने क्या किया है कि जो दो घटक हैं हमारे विलयन में, विलायक और विलय, विलायक के लिए हमने a, विलय के लिए b ले लिया। और यदि हम a b की जगह विलायक और विलय के लिए 1 2 ले लेंगे तो इस रूप में लिख दिया। तो बात एक ही है, कहीं भी अगर इसकी बजाय अगर 1 2 के रूप में लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि भाई यहां ऐसे बताया है वहां ऐसे लिखा हुआ, एक ही बात, कहीं कोई इसमें फर्क नहीं है। चलिए, तो ये बात हो गई यहां तक। अब इस बात को, इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे लेते हैं हम। तो आगे लेने में क्या है कि इसकी वैल्यू रखनी है हमें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब हम XB, और XB क्या है, विलय का मोल प्रभाज है। और मोल प्रभाज निकालने का तरीका आपको अच्छे से बताया हुआ है, जिसका मोल प्रभाज आप ले रहे हैं उसके मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने मान लिया Na और Nb क्रमशः विलय के मोलों की संख्या, क्रमशः विलायक, थोड़ा सा इसमें सुधार करें आप, Na व Nb क्रमशः, यहां पर आप लिखेंगे Na व Nb क्रमशः विलायक व विलय के मोलों की संख्या है। बार बार ये चीज हमने क्लियर कर ली कि A है वो विलायक के लिए काम में लेंगे, B विलय के लिए काम में लेंगे, N मोलों की संख्या के लिए होता ही है। तो Na का मतलब हो गया विलायक के मोलों की संख्या, Nb का मतलब हो गया विलय के मोलों की संख्या। क्लियर है? इसी तरह से WA WB, W क्या है, भार है, द्रव्यमान है, किसका, विलायक और विलय का। WA है इसका मतलब ये विलायक का द्रव्यमान है, WB है इसका मतलब विलय का द्रव्यमान है। इसी प्रकार से M, कैपिटल M है वो मोलर द्रव्यमान के लिए काम में लेते हैं, MA है इसका मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान है, MB है वो विलय का मोलर द्रव्यमान है। अगर इस तरह से ये है तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, XB विलय का मोल प्रभाज, तो ऊपर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, मोलों की संख्या निकालने का वही फार्मूला, उसका जो भी द्रव्यमान होता है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग देते, तो विलय के मोलों की संख्या लेके WB अपॉन MB, और इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या के लिए WA बटा MA, और आगे फिर से विलय के WB बटा MB हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात बिल्कुल। चलिए, अब ये जो इसकी वैल्यू है उसी को अपन यहां XB की जगह हम उसको काम में लेंगे। ये देखो, तो राउल्ट नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर था, वो XB यानी विलय के मोल भिन्न के बराबर था। अब विलय के मोल भिन्न की जगह उसकी वैल्यू रख ली हमने। ठीक है, अच्छा, अब अत्यंत तनु विलयन हेतु इसमें जो परिवर्तन करेंगे हम वो किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत डाइल्यूट हैं, और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलय का मोल अंश, विलय की मात्रा बहुत कम है जिसमें, उसको अत्यंत तनु विलयन कहा जाता है। तो अगर विलय की मोलों की संख्या उसमें बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है, इसका मतलब नीचे का जो इसका ये स्टेप है, ये देखें यहां पर WA बट्टा MA यानी विलायक का भार बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान, यानी विलायक के मोलों की संख्या है वो विलय की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हम ये प्लस ये, इन दोनों की जगह हम लगभग आप ये कह सकते हो, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और इंप्रोवाइज करके लिख देता हूं, इसका मतलब आप कह सकते हो कि WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB लगभग बराबर है WA अपॉन MA के। इसका मान बहुत कम होने के कारण इसको हमने छोड़ दिया, तो ये इस यहां से हट गया, केवल ये रह गया WA बटा MA। तो ये वैल्यू यहां इसके हटने के बाद ये स्थिति आ गई, WB नीचे MB और यहां पर WA और नीचे MA था वो ऊपर चला गया। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया।
और ये फॉर्मूला अपना किसका आ गया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। क्लियर है बात? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चारों के चारों जो अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ेंगे, उनमें एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है हमेशा कि अणुसंख्यक गुणधर्मों का उनका एप्लीकेशन या उपयोग क्या होता है। उनका उपयोग होता है कि उनकी सहायता से जो अवाष्पशील विलेय आपने मिलाया है, उस अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप यहां पर देखिए, ये जो चारों है पहले सिंबल लिए थे तब भी हमने क्लियर कर लिया था, एक बार और क्लियर कर लें इसको कि पी ए नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए विलयन का वाष्प दाब, पी ए नोट हो ही गया। डब्ल्यू बी वाले हमेशा विलेय के लिए होते हैं, तो डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान है, विलेय की मात्रा है। एम ए है वो विलायक का मोलर द्रव्यमान है, एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और ये हमें निकालना है। और डब्ल्यू ए है वो विलायक की मात्रा है, विलायक का द्रव्यमान है। अब ये फॉर्मूला अपने सामने पड़ा है, तो इससे अगर हमें एम बी ज्ञात करना है, ये अगर हमें ज्ञात करना है, तो वही वज्र गुणा वाला तरीका, इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, और इसके साथ जो गुणा में उनका भाग लग जाएगा, तो यह आ गया। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो एमबी को इधर ले लिया हमने, तो एमबी के साथ गुणा में कौन कौन रहेगा? पी ए नोट माइनस पी ए और डब्ल्यू ए, इनका भाग लग जाएगा। तो देखो डब्ल्यू ए का भाग लग गया, और ये वाला इसके साथ गुणा पी ए नोट माइनस पी ए, भाग लग गया इसका, और ये वाले इधर तीनों आपस में गुणा हो गए, तो डब्ल्यू बी एम ए पी ए नोट ये ऊपर रह गया, डब्ल्यू बी एम ए पी ए नोट। तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अवाष्पशील विलेय जो उसमें मिलाया है, उसका हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं, तब पता चलेगा किस तरह से होता है, ये क्या होता है। तो तैयार हैं आप? नोट कर लिया इस सारी बात को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें आप। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, यानी ये विलायक हो गया। पहले वो सारी की सारी चीजें, जब कोई भी न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा तरीका रहता है क्या क्या उसमें दिया गया है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर अपन निकालेंगे, तो हम कहेंगे दिया गया है गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं देखते हैं। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको ध्यान में है ना, सिंबल क्या होता है? पी ए नोट। तो पी ए नोट का मान दे दिया 0.850। ओके, इतने बार है ये, ठीक है। अब इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, द्रव्यमान दे दिया किसका? विलेय का, और विलेय का है, इसका मतलब ये हो गया WB, और WB का मान अपने हो गया 0.5 ग्राम। ओके, हो गई बात। इसको 39 ग्राम बेंजीन में, विलायक के रूप में ले रखा हमने बेंजीन में, तो विलायक की मात्रा यानी WA बराबर हो गया 39 ग्राम। क्लियर है बात? साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल? ओके। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब इसने दे दिया, यानी PA बराबर हो गया 0.845
5 बार। हो गया। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब आपको क्या बताना है, एम बी इसने पूछ लिया। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अच्छा अब जस्ट इससे पहले आपको ध्यान में होगा कि अपन ने विलेय का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है उसकी सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें, उसका फॉर्मूला देखिए, ध्यान में है ये। चलो तो ये फॉर्मूला उसका हमने पढ़ा था, ये लो। पी ए नॉट माइनस पी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें सारी वैल्यू पुटअप करनी है। क्या क्या वैल्यू है बोलो, क्या क्या वैल्यू रख दूं मैं। डब्ल्यू बी का मान यहां पर हो गया 0.5, एम ए यहां पर है। एम ए का मतलब क्या हो गया, विलायक का मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ नहीं है लेकिन नाम दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे हम। चलो दिया गया है, इसी में जोड़ देते हैं उसको, एम ए बराबर, और इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें अपन, C6H6 तो कार्बन का होता है 12, 6 है ये, प्लस 6 हाइड्रोजन का एक होता है ये, तो 72 प्लस 6 ये हो गया 78। ओके चलिए, तो Ma का मान हो गया 78, तो यहां पर मैं रख दूं 78, 78, और नीचे WA का मतलब विलायक की मात्रा, और वो दी है 39, तो सीधा कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा इसमें भाग। ओके चलो ठीक है। अब शुद्ध विलायक का दिया हुआ था 0.850, और नीचे ये हो जाएगा शुद्ध विलायक वाले G850 में से मैं घटा लूंगा 0.84 और 5, ये आ गया। बिल्कुल क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे इसको सोल्व कर ही लेंगे आप। ये 2 बार चला जाएगा तो ये 0.5 गुणा ये 2 बार भाग चला जाएगा, और 0.850, और नीचे ये यहां पर आ जाएगा, इसमें से घटा लेंगे तो बोलो बच्चों कितना आ जाएगा, 850, इसमें से घटा लिया 845, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 0, 0, तो ये वैल्यू आ गई 0.005। तो दशमलव यहाँ 3 अक्षर से पहले है, ये 0.5 है, तो 2 ये हो गए, और 85 का डबल होता है 170, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 170। क्या निकालना था, मोलर द्रव्यमान, तो ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय जो उसमें मिलाया था उसका हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये जो क्वेश्चन अपन ने किया, ये बात आपके समझ में आ गई, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई आपके, कहीं कोई आपके इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी पैटर्न के ऊपर एक सवाल आपके लिए जो आप लोग हल करेंगे वो देखो, ये
298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। इसका मतलब ये क्या दे दिया, PA0 का मान दे दिया, शुद्ध जल का विलायक का हो गया। अच्छा, इसमें 50 ग्राम यूरिया मिलाई तो विलेय का भार हो गया वो, यानी गिवन क्या क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा इससे आपको। देखो PA0 का मान दे दिया 23.8 mmHg। ओके, पारे के स्तंभ की लंबाई के रूप में यहां पर इसका वाष्प दाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम यूरिया मिलाई तो ये हो गया WB बराबर 50 ग्राम। कितने में मिला है, विलायक की मात्रा कितनी है, WA बराबर कितना है 850 ग्राम। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। वाष्प दाब ज्ञात करना अपने को, एक चीज इसमें MA यानी विलायक है, क्योंकि विलायक के रूप में जल है। आपको पता ही है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज इसमें और MB, और MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और विलेय कौन है इसमें, यूरिया। यूरिया का सूत्र दे रखा है, अगले ने जोड़ के निकालें इसको। तो NH2 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो हो गया 28, 4 हाइड्रोजन है, 4 इनका हो गया, और एक कार्बन है तो 12 इसका हो गया, एक ऑक्सीजन है तो 16 इसका हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 4 12 14 6 20, 2 2 4 2 6 60 हो गया। तो MB का मान हो गया 60। अब कह रहा है विलयन का, तो उसमें आपको क्या करना है, शुद्ध विलायक का दे रखा है इसमें अपन ने, तो अब आपको इसमें निकालना है वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ वो निकालना है, और अवनमन हमें पता लग जाएगा। तो शुद्ध विलायक का दे रखा है अगले ने, तो लास्ट में शुद्ध विलायक वाला ये जो है उसकी वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ, वो अवनमन है वो शुद्ध विलायक वाले में से जब आप घटा देंगे तो विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेल्टा P यानी वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है PA0 माइनस PA, और अपने से PA पूछा है इसने, तो जो सूत्र है उससे हम जब डेल्टा P निकालेंगे तो डेल्टा P का वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम, PA0 अगले ने दे रखा है, तो PA निकालने में कहां दिक्कत, आराम से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बताना है। चलिए, ये पूरी बात हो गई अपने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की। अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो लेते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी विलायक लिया हमने, जैसे जल है और उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाए, जैसे नमक मिलाया उसमें, चीनी मिलाई उसमें, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इस बढ़ने को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। और ये क्यों बढ़ता है इसका कारण हमें अब समझना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग यहां पर डाल लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात, बिल्कुल ओके। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ये डेफिनेशन बताएगी इसकी, कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसका क्वथनांक पहले से बढ़ जाता है, और इस बढ़ने को उन्नयन कहते हैं। अर्थात विलयन का क्वथनांक हमेशा अपने शुद्ध विलायक से अधिक होता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे आप। अब इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, इस चीज को समझना है अपने को।
तो इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि भाई क्वथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, वाष्प दाब वाले टॉपिक में ये आ चुका है पहले अपने, कि क्वथनांक वह ताप पर है जिस पर विलयन का या किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो ताप उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है बात? ओके। अब इस पे आते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है, क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या है। तो देखो ये बात शुरू से हम समझते आ रहे हैं, पिछले टॉपिक में यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में फिर से हमने ये चीज रिवाइज की थी कि कोई भी शुद्ध विलायक है जैसे जल है, उसमें कोई भी अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब पर क्या असर पड़ता है, वाष्प दाब घट जाता है। अब इस बात को समझना, वाष्प दाब घटा तो क्वथनांक क्यों बढ़ा, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन क्वथनांक की ये दोबारा देखें। क्वथनांक कौन सा ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब हमने विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब तो उसका गिर गया, लेकिन वायुमंडलीय दाब तो उतना का उतना ही है। अब ये जो घट गया वाष्प दाब, इसको अगर वापस बढ़ाकर वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो उसको पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी उसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा और वो फिर से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब पहले की तुलना में ज्यादा ताप तक गर्म होना चाहिए ना वो, यानी क्वथनांक उसका बढ़ गया। ये इसमें कंसेप्ट है, यही बात यहां पर लिखी गई है कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। ये चीज पहले से क्लियर है अपने। इसे पुनः है यानी वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अतः विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात को यदि फॉर्मूला के रूप में अपन लिखें और हम कहें कि विलयन का क्वथनांक TB और जो विलायक है हमारा शुद्ध विलायक उसका क्वथनांक TB0 है। T टेम्परेचर के लिए आता है, B बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, तो TB तो हो गया विलयन का क्वथनांक, TB0 हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अगर ये सिंबल अपन लें तो अब ये जो बात है क्वथनांक उन्नयन वाली, देखो उन्नयन में क्या होता है, विलयन का बढ़ जाता है, तो अंतर देखने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो विलायक और विलयन में से किसका ज्यादा है, विलयन का ज्यादा है, तो कितना उन्नयन हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक में से विलायक का घटा लेंगे, तो क्वथनांक उन्नयन बराबर। अच्छा यहां पर फटाफट मैं करेक्शन कर देता हूं, भूल से यहां वाष्प दाब लिखा गया, तो क्वथनांक उन्नयन बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक जो कि ज्यादा है माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, ये नोट करेंगे आप, ठीक है। इसी बात को अब सिंबल के रूप में ले लिया, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा TB कह दिया, विलयन का अपने बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, TB, और विलायक क्या हो जाएगा, TB0। ये लो, ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, ये सारी बात यहां पर क्लियर हो गई। तो जैसे ही कोई शुद्ध विलायक होता है, जैसे जल है, उसमें अगर कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जैसे उसमें नमक मिला दिया, उसमें चीनी मिला दी, ग्लूकोज मिला दिया, तो वो मिलाने से उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो सारे इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने देख लिए। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्वथनांक उन्नयन है, इसके लिए यदि हम वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख को यदि हम देखें
तो वाष्प दाब ताप आरेख इसके लिए इस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये जो आरेख है वो 1.013 बार या जो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एक ही बात है, कोई सा भी लिख दें आप। नॉर्मल अपन कहें सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ये कर्व ले रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, इधर ले लिया इसमें वाष्प दाब, इधर ले लिया हमने ताप। ओके, अब देखिए जो वाष्प दाब है वो बढ़कर जब वायुमंडलीय दाब के वाष्प दाब बढ़ रहा है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर, ये एरो बता रहा है नीचे से ऊपर की ओर वाष्प दाब बढ़ रहा है, और ये बढ़कर जब इस वायुमंडलीय दाब के, ये वायुमंडलीय दाब को बता रही है, ये बढ़कर जब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को अपन कहेंगे उसका क्वथनांक। ये टेम्परेचर दाईं तरफ जाने पे बढ़ रहा है। अच्छा, अब जस्ट पहले अपन ने समझा है कि भाई किसी भी विलायक में एवाशील विलय मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। इसका मतलब विलयन है उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। देखो राइट साइड में बताया ना विलयन का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक का लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये मान कम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो अंतर है वही तो क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन का मतलब कितना बढ़ गया, और वो कैसे निकालेंगे, विलयन में से शुद्ध विलायक का घटा लेंगे। क्लियर है बात बिल्कुल। अच्छा, ये जो ग्राफ है विलायक के लिए है ये वाला तो, और ये वाला है वो किसके लिए है, विलयन के लिए है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यहां पर विलायक और विलयन में से विलायक का जो कर्व है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, विलयन सॉल्यूशन का जो कर्व है वो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है और विलायक का कम होता है। चलिए, हो गई ये बात। तो अब इसके बाद इसी के आधार पर आगे इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। इस ग्राफ से, वाष्प दाब ताप आरेख से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जितना ज्यादा वाष्प दाब में कमी आएगी, वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा। आपस में इंटर रिलेटेड हैं दोनों। जैसे ही शुद्ध विलायक में अपन अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, वाष्प दाब में कमी आती है और इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। जितनी कमी आएगी उतना क्वथनांक बढ़ेगा, और ये बात दोनों के अंतर से बिल्कुल स्पष्ट है। तो स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। और हमारा राउल्ट नियम कहता है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, विलय के मोल भिन्न के। बात ध्यान में है ना, क्लियर है ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो तो विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, और वाष्प दाब अवनमन है वो विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी है वो अक्स बी के समानुपाती। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में ले लिया अपन ने, तो के नियतांक आ गया यहां पर। अब वही तरीका एक्स बी की वैल्यू पुट अप कर ले हम। एक्स बी क्या है, विलय का मोल भिन्न। एक्स बी क्या हो गया, विलय का मोल भिन्न। और विलय का मोल भिन्न निकालने के लिए देखो, खुद विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और इसके लिए विलय के मोलों की संख्या लिए बाहर में मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिया, और यहां पर ये विलायक के लिए, विलय के लिए। वही तरीका जो पिछले डेरिवेशन में अपन देख रहे थे कि अगर ये अत्यंत तनु विलयन के लिए है तो अत्यंत तनु विलयन में विलय का मोल अंश बहुत कम होता है। तो यहां पर WA/MA यानी विलायक के जो मोलों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है विलय से। तो नीचे वाले स्टेप में विलय वाला है उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां पर बच गया। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर के के साथ अपन ने ले लिया MA क्या हो गया, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो इधर ये बच गया WB/WA गुणा MB। और ये क्या होता है, विलयन की मोललता। मोललता की डेफिनेशन याद है ना आप लोगों को। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो देखो विलय के मोलों की संख्या तो क्या होगी, WB/MB। WB विलय का बाहर है, ये उसका मोलर द्रव्यमान, तो ये विलय के मोलों की संख्या होगी ना। और नीचे क्या आ गया इसमें, WA क्या है, विलायक का बाहर है केजी में।
विलायक का भार केजी में। तो इसकी जगह हमने मोललता रख दिया। और ये जो है देखो, विलायक का मोल बार, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए जल विलायक है तो मोलर द्रव्यमान तो उसका 18 ही रहना है, इसलिए ये चीज भी नियत है और जो ये के है वो भी नियत है। तो दोनों के गुणनफल से एक नया नियतांक आया यहां पर के बी। इसको कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, के बी गुणा मोललता। इसका मतलब यहां से यह बात क्लियर है कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, वो मोललता के समानुपाती होता है। और समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह अपन लगाना चाहें तो के बी नियतांक उसमें आ जाएगा। तो ये बात आपको इस तरह से नोट करनी है, ये ग्राफ बना लेंगे और ये जो डेरिवेशन किया है वो इस ग्राफ के नीचे आएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब ये जो अपने आया है डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा स्मॉल एम, इसमें इनका क्या मतलब है? डेल्टा टीबी आप पहले से अपन देखते आ रहे हैं, ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन। और के बी हो गया, के बी का अर्थ यहां पर लिख दिया मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। स्मॉल एम है वो मोललता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा नीचे आप और ये चीज नोट कर लें, जो के बी है, ये के बी, इसकी इकाई और देख लेते हैं अपन। के बी की इकाई, यूनिट इसकी, तो बोलो भाई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट तो यहां से देख ही लें आप, इसका जो फॉर्मूला है वही बता रहा है अपने को। इसमें इधर तो टी, डेल्टा टी बी है, टी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की तो इसकी तो हो गई केल्विन, ठीक है, और के बी की अपने को निकालनी है। और साथ में मोललता, मोललता की क्या होती है? मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी यही होती है। तो अब इस केबी की निकालेंगे तो केल्विन और केजी तो गुणा हो गए, मोल का नीचे भाग लग गया, तो इसकी इकाई हो गई केल्विन गुणा केजी प्रति मोल, ये केबी की इकाई हो गई। अच्छा, वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसके साथ इसका रिलेशन लेकर अगर हमें केबी की वैल्यू निकालनी हो, हालांकि ये कोई ज़्यादा मैं कहूँगा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, के बी बराबर एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी, वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुणा 1000। तो ये इस मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड सारी बातें हमने देख ली। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हर अणुसंख्यक गुण धर्म का उपयोग होता है, उसका एप्लीकेशन होता है कि उसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक वैसा ही यहां पर क्वथनांक उन्नयन का भी है। तो अब हम देखेंगे क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध, क्या रिलेशन है। तो अभी अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन बराबर केबी गुणा मोललता, यहां पर मोललता की वैल्यू रख दी डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा, या डब्ल्यू बी बटा जो एम बी है ये तो विलय के मोलों की संख्या हो गई, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का विलायक का भार केजी में, यही तो मोललता का सूत्र है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। और अगर वो ग्राम में हो, जैसा कि मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अपने को मिलेगा, तो अगर वो ग्राम में है तो 1000 का भाग दे दिया, 1000 ऊपर चला गया, ये आ गई वैल्यू। तो ये इसकी सहायता से अपन ने क्या किया, अवाष्पशील विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमने क्या किया, एम बी को इधर ले लिया तो बदले में डेल्टा टी बी यहां आ गया, तो एम बी को यहां ले लिया, डेल्टा टी बी यहां आ गया, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक बात है। चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इनमें से कोई एक चीज पूछ लेते हैं, बाकी जानकारी अपने को दे दी जाती है। जैसे इसके ऊपर डिपेंड एक न्यूमेरिकल अपन हल करके देखते हैं, देख लें हल करके। चलिए
बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। विलायक का दे दिया, शुद्ध विलायक का दे दिया। एक एवाशील विलायक के यदि 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलें तो विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है, बढ़कर विलयन का इतना हो गया, तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलिए फटाफट मैं लिख लेता हूं, दिया गया है। क्या क्या जानकारी अपने को दे रखी है वो पहले ले लेते हैं अपन, पढ़ते जाओ, सवाल को नोट करते जाओ। बेंजीन का क्वथनांक, इसका मतलब ये हो गया TB0 शुद्ध विलायक का, और वो है 353.23 केल्विन। ठीक है, एवाशील विलय की मात्रा दी है तो ये हो गया WB बराबर 1.80 ग्राम। ओके, 90 ग्राम बेंजीन में यानी WA की मात्रा हो गई 90 ग्राम। ठीक है, इसके बाद विलयन का क्वथनांक इतना हो गया यानी TB का मान हो गया 354.11 केल्विन। क्लियर है बात? विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना यानी हमें MB निकालना है, MB निकालना है। ओके, तो MA तो देख लें कम से कम। MA इसमें बेंजीन है C6H6, 12 × 6 72 + 6 78। ये लो साहब, सारी जानकारी है हमारे पास, तो खाली वैल्यू पुटअप करनी है। कहाँ दिक्कत आ रही है? अपने फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, ये वाला, इसमें रख लेंगे। तो MB बराबर KB का मान अगले ने दे रखा है 2.53, WB का मान अपने है 1.80 गुणा 1000 बटे डेल्टा TB निकाल लो आप। डेल्टा TB विलयन में से विलायक का होता है, यहां लिख लेना चाहिए डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0। TB का मान है 354.11 माइनस विलायक का था 353.23, तो 354.11 इसमें से घटाना है अपने को 353.23, तो ये 8 हो गया और 2 3 ये भी 8 हो गया, 0.88 हो गया है। तो 0.88 ये इसका मान हो गया गुणा MB, और MB का मान हमारे इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, MB कैसे लिख दिया मैंने, WB MA WB बट्टा MB। क्लियर है? WA बटा MA, WA तो WA की मात्रा देखो, WA आएगा ना, विलायक का भारी तो लेना है केजी में, यहां मैंने गलती से दूसरा लिख दिया था WA विलायक का भार, और विलायक का भार WA कितना है 90। बस ये कैलकुलेशन कर लें आप, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इसकी कैलकुलेशन करके इसका फाइनल आंसर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें तो आपको करनी है कैलकुलेशन, केवल और केवल कैलकुलेशन। कटने वाली है मोस्टली चीजें, जैसे ऊपर 1.80 है, नीचे 90 है, इसका दशमलव हटा के भाग देंगे, पूरा 2 बार चला जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। चलिए अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज आप उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकें, इसके लिए साथ में फॉर्मूला, वैसे ध्यान ही आपको फॉर्मूला C6H12O6 को 1 kg जल में घोलने पर बने विलयन का
इतने दाब पर क्वथनांक क्या होगा, यानी विलेन का क्वथनांक आपसे पूछा गया है और विलायक का दिया नहीं है क्योंकि जल नाम दे दिया ना, तो ये अंडरस्टूड मान के चल रहा है कि शुद्ध विलायक जल का तो पता ही है, क्या बताने की जरूरत है ना पता। 100 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में कहें तो बदल लेना, 273.15 जोड़ते हैं ना सेल्सियस में तो केल्विन में बदल जाता है, तो जल नाम दे दिया तो पता ही है शुद्ध विलायक का तो इतना है 373.15 केल्विन, और विलेन का कितना होगा ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अच्छे से उसकी कैलकुलेशन करें आप और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं ये समझा। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 तरह के होते हैं, उनमें से पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने कवर किया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से सोल्व करते हैं। नंबर 2 अणुसंख्यक गुणधर्म हमने क्वथनांक में उन्नयन उसको कवर किया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए। ये सारी बातें आज हमने देखी। तो आज के लिए आपको सभी को थैंक्स, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।